आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कमेंट्स। और ये हमारा वीडियो क्लास 4 है, क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस की NCERT बुक से हम लोग पढ़ रहे थे पाइथन को। तो चैप्टर 5 का ये पाइथन का जो हमारा टॉपिक है वो कमेंट्स है। कमेंट्स पढ़ने वाले हम लोग। पहले की चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ रखा था उसे आप उम्मीद है आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे, और उसे कंप्यूटर पर पाइथन के सॉफ्टवेयर में ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में आप लोग उसे उसके इंटरप्रेटर पे आप एग्जीक्यूट या जिसे हम लोग रन भी बोलते हैं वो आप करके देख चुके होंगे। ऐसा उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब क्या होता है? कमेंट्स का मतलब होता है कुछ ऐसे नॉर्मल भाषा हम लोग क्या समझते हैं, कुछ कमेंट करना। इट मीन्स लाइक आप सोशल साइट्स सब लोग आज की डेट में यूज़ कर ही रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों। आप सब लोग जानते हैं ना कि फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट है ना, एनी पोस्ट में वहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है कमेंट का। मतलब आप कुछ उसके बारे में बताना चाहते हैं, है ना। क्यों बताना चाहते हैं? ऑलरेडी दिख रहा है, फिर भी बताना चाहते हैं। क्यों? एक अच्छे रीडेबिलिटी के लिए, ताकि एक जब आप पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट वीडियो या ऑडियो एनीथिंग, एनी पिक्चर, बट अलग से आप उससे लिखते हैं, उसके बारे में कुछ कमेंट करते हैं, है ना। तो फिर आप उसको इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ वो क्या चीज़ें हैं, किस बारे में हो रहा है। तो उसी प्रकार से, और वो हेल्पफुल भी होता है कई बार। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कमेंट हम लोग पढ़ना है। तो पाइथन में क्या होता है कि कमेंट की जब बात आती है तो पाइथन में हम लोग जो बहुत सारा कोड्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास जैसे एग्जांपल नंबर 5.1 में एक कोड लिखा है, ठीक है। मैं कोड से ही आपको समझाता हूँ, है ना। तो चलिए ध्यान दें इधर। तो हमारे पास जो लिखा है अमाउंट इसको 3400, उसके ऊपर हमारा लिखा है वेरिएबल अमाउंट इज़ द टोटल स्पेंडिंग ऑन ग्रॉसरी। तो ये जो हमारा 2 लाइन है, इन दोनों लाइन को बस लिखा गया है कोड में पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे हम लोग। मगर ये लाइन जो है आपका, हमें बस ये बताने के लिए है कि नीचे लिखा हुआ जो कोड है वो किस बारे में है। किस बारे में है? वेरिएबल अमाउंट इज़ द टोटल स्पेंडिंग ऑफ ग्रॉसरी, है ना। या फिर कई बार हम लोग जैसे यहाँ पर प्रोग्राम 5-4 कर दिए, मतलब ये जो है 5-4 नंबर का प्रोग्राम है। और या फिर एक अच्छे रीडेबिलिटी के लिए, ताकि कोई भी हमारे कई बार जैसे हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज़ में क्या होता है कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं, कोडर्स होते हैं, वो एक बार अपना किसी सॉफ्टवेयर पे, प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और फिर वो मतलब किसी कारणवश वो नहीं रहे अब यहाँ पर, फिर दूसरे जगह चले गए, कंपनी में चले गए। तो फिर जब दूसरा कोई कोडर आता है, वो उस प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो फिर वो उसे समझने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइन्स ऑफ कोड्स होते हैं वहाँ पर, स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उन्हें समझने के लिए, चीज़ों को क्लियर होने के लिए हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जैसे इतना बड़ा लाइन ऑफ कोड है, तो वहाँ पर उसके पहले कुछ कमेंटिंग क्या रहेगा, ताकि ये जो लाइन ऑफ कोड है फ्रॉम लाइन नंबर दिस टू लाइन नंबर दिस और लाइक दिस वे, कि ये यहाँ पे किया क्या गया है आखिर, है। तो हर मॉड्यूल पे काम करने के लिए वो एक आसान होता है रीडेबिलिटी के लिए, है ना। फिर कई बार ये भी होता है कि हम लोग जब कोड लिख रहे हैं, है ना, तो हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जो हम सोचते हैं चलो थोड़ा मिस्टेक है, बट अभी हमको बाकी इतने यहाँ से यहाँ तक के लाइन ऑफ कोड के कारण एरर आ रहा है ना। जब हम लोग रन करते हैं वो तो हमें मालूम चल जाता है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक के लाइन ऑफ कोड में है हमारा एरर आ रहा है, बट हमें पास भी टाइम नहीं है, हम लोग बाद में देखेंगे। तो बट अचानक अगर कोई देखें या फिर कोई और देखेगा, है ना, अगर साथ में मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसलिए करें हमारा तो पूरा का पूरा कोड ही नहीं चल रहा है। तो फिर वो क्या करेगा, जिसने प्रो कोडिंग किया अभी वाला, वो यहाँ से यहाँ तक लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर देगा, है ना, ताकि हमारा बाकी कोड चल जाए। और ये इसे मिटाई रब भी नहीं कर रहा है, इरेज भी नहीं कर रहा है। क्यों? ताकि मैं बाद में आऊँगा तो इसे करेक्ट करूँगा। या फिर कोई स्टूडेंट है, वो लाइन ऑफ कोड्स लिखा है ना, वो चाहेगा कि ठीक है एरर आ रहा है, तो फिर मैं बस यहाँ से ज़्यादा कमेंट कर देता हूँ और बाद में टीचर से दिखाऊंगा, जो गलतियाँ रहेंगी वो सुधार देंगे और फिर मैं अनकमेंट कर दूँगा, है ना। तो अपने अनुसार
कुछ टॉपिक को लिखने के लिए, ताकि वो लाइन ऑफ कोड मेरा ना चले, या फिर कोड को सुधारने के लिए, या फिर बाद के यूज़र को हेल्प करने के लिए, खुद को ही देखने के लिए कि हाँ मैंने क्या किया था, अच्छा यहाँ से यहाँ तक मैंने अच्छा ये काम किया है, या फिर अच्छा ये जो है कोड ये किस चीज़ के लिए है, ताकि यूज़र लेवल पे नहीं बट जो कोडिंग कर रहा है उसे भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं। फिर हमें कमेंट्स आर यूज टू ऐड ए रिमार्क। सही बात है, जैसे मैंने बताया कमेंट्स क्यों यूज़ होता है, रिमार्क को ऐड करने के लिए, है ना, और अ नोट, है ना, सोर्स कोड में नोट को देने के लिए कि अच्छा क्या कुछ नोट है यहाँ हमारे बारे में। जैसे यहाँ पर नोट्स किया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है टोटल मार्क्स इज द सम ऑफ मार्क्स इन ऑल द टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। टोटल मार्क्स क्या है, आपको ये ना समझ ले टोटल मार्क्स मतलब, है ना, इंग्लिश का भी टेस्ट हुआ होगा, साइंस का भी टेस्ट हुआ होगा, SST का भी टेस्ट हुआ होगा, तो सारे सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स। नो 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 नो, यहाँ पर टोटल मार्क्स मैंने एक वेरिएबल जो बनाया है, वो टोटल मार्क्स जो है वो क्या क्या किस चीज़ को ऐड कर, किस चीज़ का सम को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। इट इज़ स्टोरिंग द सम ऑफ मार्क्स इन ऑल द टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ओनली। ओके, तो नोट देने के लिए, रिमार्क देने के लिए। एंड कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर। ये हम जान ही रहे हैं, कमेंट एग्जीक्यूटेड नहीं होगा हमारे इंटरप्रेटर के द्वारा। ठीक है, दे आर एडेड विद द पर्पस ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड। पर्पस क्या होता है हमारा, मेकिंग द सोर्स कोड ईजियर फॉर द ह्यूमन्स टू अंडरस्टैंड। या हम लोग देख चुके हैं, दे आर यूज प्राइमरली टू डॉक्यूमेंट द मीनिंग। हाँ, आपका जो मीनिंग है और पर्पस सोर्स कोड का, उसको डॉक्यूमेंट करना, एंड इट्स इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायरमेंट्स। और कई बार क्या होता है कि हमारा कोड जो है बार बार एरर दे रहा है ना, तो हम लोग वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कोड में कि अच्छा ये जो कोडिंग किया हुआ है वो एरर दे रहा है, तो हमारा ये यहाँ तक का लाइन ऑफ कोड इस तरह का इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है यूज़र से, है ना। तो या फिर हमें कोड को चेंज करना होगा, या जो करना होगा, या जो डेवलपर होगा वो समझेगा, सो दैट वी कैन रिमेंबर लेटर हाउ इट फंक्शंस एंड हाउ इट टू यूज़ इट, है ना, ताकि हम जब बाद में कोड को देखें तो कोड कैसे फंक्शन कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे जा रहा है, कंट्रोल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कैसे लूप वर्क कर रहा है। सो फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इट मे रिक्वायर। सही बात है, लार्ज और बड़े कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि टीम में काम करे। जैसे मैंने आई थिंक आप देख रहे हो कि जैसे जो बातें मैंने आपको पहले बोल रखी थी वो सारी बातें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, so to work in teams and sometimes a programmer written by one program means a program written by one programmer। कई बार एक प्रोग्राम जो होता है एक प्रोग्राम के द्वारा लिखा होता है, बट उसको यूज़ करना, मेंटेन करना कुछ अलग दूसरे प्रोग्राम के द्वारा होता है, या उसी प्रोजेक्ट वाला हो या कोई और हो, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का हो। कई बार जो कंपनीज़ के पास जो प्रोजेक्ट होते हैं, है ना, वो अलग डिपार्टमेंट्स के होते हैं, है ना, दूसरे से कंपनीज़ के भी होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस डिपार्टमेंट में। बस आपका समझना है कि आप ऐसा करके जाएं, ऐसा करके रखें अपने कोड को, ताकि एक रीडेबिलिटी अच्छा मेंटेन हो सके। इन सच सिचुएशंस डॉक्यूमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। तो हम लोग कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं उसके नोट को, या उस प्रोग्राम का जो पार्ट है उसके कोड को, कि कैसा पर्पस है उसका, क्या उसका नीड है, क्या एम है, या फिर कैसा वो इनपुट है, कैसा क्या क्या वो रिक्वायर कर रहा है, उसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। वो कैसे देते हैं हम लोग, कमेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, और इन पाइथन अब बात आती है कि कमेंट जो करते हैं, कई बार बात ऐसा होगा हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट होगा, उसको कमेंट करना होगा, कई बार मल्टीपल लाइन्स होंगे, हमें उन्हें कमेंट करना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग सिंगल लाइन कमेंट की बात करें तो हैश साइन की मदद से हम लोग, है ना, क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। तो कमेंट करेंगे तो वो, जैसे यहाँ पर मैंने ऐसे हैश का साइन दे दिया, तो यहाँ पर मैं जो भी लिखाऊंगा तो एंड ऑफ द लाइन तक उसे वो कमेंट कर देगा, उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इंटरप्रेटर हमारा इग्नोर कर देगा एग्जीक्यूट करने के दौरान कोड को। ठीक है, इस तरह से अगर हमारे पास मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड होंगे तो हम लोग हर में हैश 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 का यूज़ करेंगे। बट ऑब्वियस बात है कि चलिए थोड़े में तो हम लोग कर सकते हैं, मगर क्या हमारे पास मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड्स जब होंगे, कितने मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड्स होंगे, तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे? कर तो सकते हैं, है ना, 50 लाइन्स ऑफ कोड्स हैं तो हम सब में हैश 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 लगा दें, बट थोड़ा सा ये एफर्ट ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, क्या, मल्टीपल कमेंटिंग का। तो मल्टीपल कमेंटिंग केस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल कमेंटिंग केस में हम लोग क्या करते हैं
कि जहाँ से जहाँ तक हमारा कमेंट करना है। सपोज़ यहाँ तो ये पूरा कोड है, बट हमें अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक कमेंट करना है, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लगाएंगे स्टार्टिंग में और एक यहाँ पे एंड में लगाएंगे, अगर हमें पूरा कमेंट करना है तो। ऑल्दो हमारे पास ऑप्शन है कि फर्स्ट लाइन को जैसे यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, सेकंड को कमेंट कर दूंगा, थर्ड को कमेंट कर दूंगा, फोर्थ को कमेंट कर। इसे आप 5 लाइन में कोड ना समझें। मैं सपोज़ कह रहा हूँ कि 60-70 लाइन्स ऑफ कोड है, या तभी भी 15 क्यों ना हो, 20 क्यों ना हो। आप ज़्यादा एफर्ट क्यों लगाएंगे, कम एफर्ट में हमारे रिज़ल्ट मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट में, है ना, सिर्फ लास्ट और एंड में, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आप देखें सिंगल लाइन ऑफ कमेंट, तो आप समझ गए वेरिएबल अमाउंट इज टोटल स्पेंडिंग, ग्लॉसरी अमाउंट है, ये रोन कोड, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और ये हमारा। तो फिर यहाँ पर जैसा हम लोगों ने भी देखा, एक लाइन 2 लाइन, सिर्फ 2 ही लाइन हमारा एग्जीक्यूट होगा, बाकी की ये जो 4 लाइन से वो कमेंट किए हुए हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया है। आगे का जो कोड है हमारा, जो प्रोग्राम का है 5-4, वहाँ पर क्या है उसे देखते हैं हम लोग। ये बता रहा है प्रोग्राम 5-4, फर्स्ट लाइन कमेंटेड है, सेकंड ये कोड को क्या करना है, क्या काम है इसका, टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम निकालिए, ठीक है। तो हमें इसे रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और छोटा छोटा था, दोनों मैंने हैश कर दिया। नंबर 1 में 10, नंबर 2 में 20, रिज़ल्ट 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल में हमारा डेटा जा रहा है, और फिर प्रिंट हम लोग कर दे रहे हैं वेरिएबल को। तो वेरिएबल के इनडायरेक्टली हमारा एक्चुअल मतलब समझे तो पाइथन के अंदर में हमारा डेटा जो होता है, हमें लगता है कि वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है, बट एक्चुअल में वेरिएबल हमारा कंटेन है, वो एक्चुअल में बस एक रेफरेंसिंग होता है, ठीक है। तो हमारा ये आउटपुट आया 30। ये तो कोड तो बहुत सिंपल है हमारा, ठीक है। और ये हमें पास साइड में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इसे भी हमें समझ लेना है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम लोग जानते हैं एक बात और, कि हमारा जो पाइथन है इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात होती है। ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम डेटा भी होता है ना, वैल्यू भी होता है, डेटा वैल्यू भी होता है। तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात होती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स आर व्हाट, ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है। एंड यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट की बात आती है तो क्लास और ऑब्जेक्ट की बात आती है, और ऑब्जेक्ट्स आर व्हाट, ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस। जैसे ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई पार्ट, जैसे एम्प्लॉय, स्टूडेंट, व्हीकल, बॉक्स एक्सेट्रा, इन तो है ना, कुछ भी हमारा सामान, कुछ भी हमारा पार्ट्स, है ना, कुछ उसका प्रोसेस करने का, जो फंक्शन करने का जो वो है फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो सब हमारे ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। जैसे हमारे पास एक कार है ना, तो कार का हमारे पास अगर पार्ट्स का बात करें तो सीट, स्टीयरिंग व्हील, है ना, एसी, ये सब क्या है हमारे पास पार्ट्स हैं। और उसका जो फंक्शनैलिटी है, जैसे क्या होगा, ड्राइविंग होगा, उसके अंदर गेम प्लेइंग का ऑप्शन आता है ना। आप उसके अंदर कई बार जीपीएस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है। तो ये सब जो फंक्शनैलिटीज़ हैं हमारे पास, तो ये एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगा सारे, और जो पार्ट्स हैं हमारे पास ये सब भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट किसका होगा, वो एक इंस्टेंस होगा क्लास का। तो यहाँ पे क्लास क्या है, कार हमारा क्या हो गया, क्लास हो गया। इस तरह से हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि इस तरह से हमारे पास व्हीकल, बॉक्स, बुक एक्सेट्रा क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे हैं हमारे पास, C++, जावा एक्सेट्रा, ठीक है। जहाँ पर ईच ऑब्जेक्ट्स किससे एसोसिएटेड होते हैं, डेटा से, एट्रीब्यूट से, है ना, डेटा और एट्रीब्यूट या उसके बिहेवियर या मेथड्स, जैसे मैंने बताया आपको, है ना। तो डेटा और एट्रीब्यूट्स
है ना, उसको हम लोग आगे जाके उसको हम लोग फील्ड भी बोलते हैं, है ना। और बिहेवियर मेथड्स हमारा फंक्शंस भी कहलाता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है क्लास की जब बात करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब बात करेंगे, OOP मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बात करेंगे तो क्लास में जो ऑब्जेक्ट होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, हमारा डेटा और एट्रीब्यूट से, जो कि फील्ड होता है, एंड सेकंड बिहेवियर है मेथड से, जो कि फंक्शन होता है। और यही हमारा कंसेप्ट है क्लास का। और क्लास हायरार्की होती है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंशिएटेड होता है, इसीलिए कहते हैं ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ क्लास। और OOPS कंसेप्ट आर नॉट इन द स्कोप ऑफ आवर प्रेजेंट डिस्कशन, है ना। जैसे कि हमारा OOPS कंसेप्ट प्रेजेंट डिस्कशन के लिए इसके स्कोप में नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसकी बात करते हैं। अब यहाँ लिख रहा है पाइथन ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, है ना। पाइथन कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है, तो पाइथन, और क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं और यहाँ मेन तो हमारा पाइथन है, तो पाइथन क्या है, पाइथन इसी कैटेगरी के अंदर भी आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। हालांकि पाइथन जो है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन होता है, डेटा को जो डिफाइन करते हैं हम लोग, है ना। जब वो डेटा को, जैसे यहाँ पर डेटा हमारा जो असाइन हो रहा है ना, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रहा है, साथ में हमारा डेटा असाइन हो रहा है वेरिएबल के अंदर, है ना। तो ये तो एक्सप्लिसिटली होता है, ये तो जान ही रहे हैं हम लोग। तो जब पाइथन का जो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन होता है ये लूजली कास्टेड होता है। Definition of the object is loosely casted as some of the objects may not have attributes or others may not have methods, है ना। loosely casted क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास कई बार ऐसा होता है कि उनके पास उनका एट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उनका उनका अपना एट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। और किनके पास ऐसा हो सकता है कि उनके पास उनका अपना मेथड ना हो, है ना, मेथड ना हो या बिहेवियर ना हो। जैसा हम लोगों ने यहाँ देखा था, मेथड का दूसरा ना बिहेवियर। तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिनके पास, जो हम लोग बात कर रहे थे क्या, कि एट्रीब्यूट, तो हो सकता है उनके पास अपना एट्रीब्यूट ना हो, है ना, या डेटा ना हो। दूसरा हो सकता है उनके पास अपना उनका मेथड ना हो या बिहेवियर ना हो। तो इस तरह से हमारे पास जो पाइथन में ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो डेफिनेशन होता है वो लूजली कास्टेड होता है, मतलब कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता। जो दो चीज़ें थी, डेटा और एट्रीब्यूट, एंड सेकेंड बिहेवियर और मेथड, तो इन दोनों में से हो सकता है कि दोनों हों और हो सकता है कि कोई एक हो और दूसरा ना हो, है ना, एंड वाइस वर्सा। सो दैट्स वाई इन पाइथन द ऑब्जेक्ट्स आर लूजली कास्टेड। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट? जो भी चीज़ें हैं सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो भी चीज़ें हैं सब कुछ क्या है हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट ही हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। पाइथन ट्रीट्स, अब हम लोग थोड़ा सा रीडिंग करके देखते हैं कि क्या हम लोगों ने समझा जो है ये वही चीज़ बोल रहा है या कुछ और बोल रहा है। पाइथन ट्रीट्स एवरी वैल्यू और डेटा। पाइथन क्या करता है, जितने भी डेटा है या वैल्यू है या डेटा वैल्यू बोलिए, है ना, या डेटा आइटम बोलिए, है ना, चाहे वो डेटा न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग टाइप का हो, है ना, और जैसा भी टाइप हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में, है ना, वो क्या है, दैट ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट इन द सेंस ऑब्जेक्ट की जैसा वो ट्रीट करता है। तो पाइथन किसी भी तरह के वैल्यू को, डेटा को, है ना, या डेटा वैल्यू बोलिए, डेटा आइटम बोलिए, चाहे वो जिस टाइप का हो, न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग हो, या और जिस भी टाइप का हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उसको वो कैसा ट्रीट करता है, एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। क्यों? इन द सेंस दैट इट कैन बी असाइन टू सम वेरिएबल, क्योंकि उस डेटा को उसे किसी वेरिएबल में असाइन करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? जैसे i इज इक्वल टू 5, ये एक डेटा है, नंबर टाइप का डेटा है। जनरली एक नंबर टाइप का डेटा है, बट स्पेसिफिकली ये int टाइप का डेटा है,
तो एक वेरिएबल में ये असाइन होगा, या फिर और वो जो डेटा है हमारा जिसको कि हम ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं वो एक वेरिएबल में असाइन होगा, या फिर दैट कैन बी पास टू ए फंक्शन, या फिर वो किसी फंक्शन में पास होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो सब कुछ हमारा जो है डेटा है, जो डेटा सब है सब कुछ वो उसको क्या ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, एज ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं। क्यों? फर्स्ट रीज़न इज़ वो सारा डेटा एक वेरिएबल में असाइन होने वाला है ना। वो सारे मतलब जो भी वेरिएबल्स हैं, डेटा हैं, वो उन्हें वेरिएबल में असाइन होना है, या तो उन्हें किसी फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट पास किया जाएगा। ठीक है, सो एवरीथिंग, एवरी डेटा, every value or every data item or every data value is treated as object in Python. So every object in Python is assigned a unique identity. इसीलिए सारे ऑब्जेक्ट को, सारा डेटा को जो कि अब ऑब्जेक्ट हो गया पाइथन में, है ना, उसको हम लोग क्या देते हैं, एक यूनिक आइडेंटिटी बताते हैं। तो एक आईडी मिलती है उन्हें, जो कि हमेशा उस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, जुड़ा होता है उसके लाइफ टाइम तक, जब तक वो डेटा हमारा डिस्ट्रॉय ना हो जाए। जब तक उसकी आइडेंटिटी है तब तक उसके साथ वो आईडी है। दिस आईडी इज अकेन टू द मेमोरी एड्रेस टू द ऑब्जेक्ट। वो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेस में सेव रहता है। द फंक्शन, और हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट का आईडी जानना है तो वो किस फंक्शन से पता चलता है, आईडी फंक्शन से। फंक्शन पहचानने का तरीका ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, है ना, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स, और उसके पहले नाम होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस वाले कोड में एग्जाम्पल 5.2 num1 = 20 डेटा जो कि हमारा डेटा है, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया था नंबर टाइप का डेटा, बट जनरली बट स्पेसिफिकली एक इंटीजर टाइप का डेटा है जो कि num1 वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। अब हम लोग इस लाइन में क्या कर रहे हैं, आईडी जो फंक्शन हम लोगों ने यहाँ देखा था अभी, तो आईडी फंक्शन में हम लोग क्या पास कर रहे हैं, हम लोगों ने ही बोला था कि हम लोग डेटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। और एवरी डेटा 20 डेटा था हमारा, और 20 डेटा, एवरी डेटा इज़ नाउ एज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट इन पाइथन, है ना। तो कैसे कैसे यूज़ होगा, फर्स्ट वो वेरिएबल में स्टोर होगा, देखिए स्टोर हो रहा है num1 नाम के वेरिएबल में, ठीक है। दूसरा बात वो पास होगा डेटा जो कि अब ऑब्जेक्ट हम ट्रीट कर रहे हैं, वो एज अ आर्ग्यूमेंट पास होगा, कहाँ पर, फंक्शन में, ठीक है। तो देखिए आईडी नाम का जो फंक्शन था, जो कि एक फंक्शन, एक हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, वहाँ पर हम लोग पास कर रहे हैं num1, है ना। इनडायरेक्ट वे में हम डेटा को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, जो कि हमारा डेटा या ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं डेटा को, वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है फंक्शन से। कौन से फंक्शन से, आईडी फंक्शन से। तो आप बोलेंगे डेटा कहाँ पास हो रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पास हो रहा है, 20 डेटा था और 20 को ही डेटा ना बोल के हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं। तो कहाँ 20 कहाँ है, तो 20 तो सेव है ना हमारे वेरिएबल में, तो इनडायरेक्टली रेफरेंसिंग हो रहा है, तो इनडायरेक्ट वे में हमारा वो 20 को ही वो डील कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो है वो डेटा जो कि ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, वो रेफरेंस हो रहा है, वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, कौन से फंक्शन में, आईडी फंक्शन में, ठीक है। और जब हम ये करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, उसका आईडी, हमारे पास क्या आउटपुट आया, आईडी। ये हमारे पास उस डेटा का आईडी आया, उस ऑब्जेक्ट का आईडी आया, किसका, 20 का, एंटिटी ऑफ num1 वेरिएबल में जो हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर था, डेटा स्टोर था, वो हमें दिख पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा आपको। चलिए
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेटा टाइप पढ़ेंगे एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, और इस तरह से धीरे धीरे अपने सारे स्मॉलर टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। ये हमारा जो वीडियो लेक्चर था, वीडियो क्लास 4 था, NCERT क्लास 11 कंप्यूटर साइंस पाइथन चैप्टर 5 का। अगली क्लास में यहाँ से डेटा टाइप से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि वीडियो क्लास 5 में। ओके, थैंक यू क्लास। और हाँ, आपको एक चीज़ बताना रह गया था जो कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं था, और आई थिंक क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जूनियर क्लासेस में ये बात बताई गई थी कि जैसा मैंने बोला था कि मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को जब हम लोग कमेंट करने की बारी आती है तो वो कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ज़रा अगर उसे समझा जाए, सिंगल लाइन वाला तो आपको क्लियर था। अगर यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट एंड एंड तक मल्टीपल लाइन से 50-60, ताकि हमारा एफर्ट ज़्यादा ना लगे एक ही हर लाइन में हैश लगाने का, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग और एंड में सिंगल। पहले आप ये जानते होंगे इनवर्टेड कॉमा होता है, सिंगल इनवर्टेड कॉमा होता है एक, और एक डबल इनवर्टेड कॉमा होता है। ये डबल इनवर्टेड कॉमा और ये सिंगल इनवर्टेड कॉमा। तो डबल इनवर्टेड कॉमा और ये सिंगल इनवर्टेड कॉमा, तो सिंगल इनवर्टेड कॉमा का 3 पेयर, सॉरी मीन्स लाइक कि एक पेयर होगा, पेयर इसमें 3 होगा, 3 सिंगल इनवर्टेड कॉमा होगा। ठीक है, और एक यूज़ होता है डबल इनवर्टेड कॉमा, इसमें जो पेयर बनता है वो भी 3 का पेयर बनता है डबल इनवर्टेड कॉमा का। तो एक डबल इनवर्टेड कॉमा तो ऐसे हुआ, और एक पेयर बनेगा कैसे, 3 डबल इनवर्टेड कॉमा, दूसरा डबल इनवर्टेड कॉमा, तीसरा डबल इनवर्टेड कॉमा। ठीक है, मैंने क्या बोला, सिंगल इनवर्टेड कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा, दिस इज सिंगल इनवर्टेड कॉमा, दिस इज डबल इनवर्टेड कॉमा। तो सिंगल इनवर्टेड कॉमा का एक पेयर, इसमें 3 रहेगा सिंगल इनवर्टेड कॉमा, 1 2 3, और एक पेयर डबल इनवर्टेड कॉमा का, इसमें भी 3 डबल इनवर्टेड कॉमा रहेगा। तो ये एक डबल इनवर्टेड कॉमा, दूसरा डबल इनवर्टेड, तीसरा डबल इनवर्टेड कॉमा। तो इस तरीके से हमारा ये चलेगा, और इस तरह से हम लोग जो लगाते हैं इसे, ये हमारा स्टार्ट में और एंड में रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अगर हमें इसे कमेंट करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर सिंगल इनवर्टेड कॉमा से करना है तो सिंगल इनवर्टेड कॉमा का एक पेयर, मतलब 3 सिंगल इनवर्टेड कॉमा स्टार्टिंग में और 3 सिंगल इनवर्टेड कॉमा एंड में। ठीक है, आई नो कि थोड़ा वो लाइन की तरफ 1 की तरह लिखा गया, मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे। ठीक है, और अगर हमें डबल इनवर्टेड कॉमा से मल्टीपल लाइन्स को कमेंट करना है तो कैसे होगा, डबल इनवर्टेड कॉमा हमारा जो है उसका एक पेयर, इसमें 3 डबल इनवर्टेड कॉमा होगा, ऐसे ऐसे 1 इनवर्टेड कॉमा, ऐसे ऐसे 2 इनवर्टेड कॉमा, ऐसे ऐसे 3 इनवर्टेड कॉमा। 3 इनवर्टेड कॉमा का एक पेयर स्टार्टिंग में, और फिर 3 इनवर्टेड कॉमा का पेयर एंड में। आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा, बस यही बात थोड़ी सी रह गई थी। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। अब हम लोग मिलते हैं अपने वीडियो क्लास नंबर 5 में, NCERT की चैप्टर 5 पाइथन क्लास 11 के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में। ओके, थैंक यू क्लास।